स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से जो 28 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट को एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्या प्रश्न आए थे, उन प्रश्नों का उत्तर और साथ में और एक्स्ट्रा ऑप्शन जो थे उसका भी आंसर दे देंगे हम इसमें। और इस वीडियो में पूरा डिटेल डिस्कशन करवाने वाले हैं। आप लोग भी देख लीजिए किस तरह से प्रश्न आ रहे हैं। और जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे गोबी मरुस्थल पूछ रहा है तो उसका कहाँ स्थित है, तो मंगोलिया। अब आप समझिए कि गोबी मरुस्थल यानी कि आप 5-6 मरुस्थल का और याद कर लीजिए। हो सकता है फर्स्ट शिफ्ट ने अगला दिन में ये एग्ज़ाम में कोई दूसरा मरुस्थल पूछ दे, कोई दूसरा पूछ दे, ठीक है। तो इस तरह से करके इसमें मैंने क्या किया है कि जो एग्ज़ाम में पूछा है वो तो मतलब उसमें तो बताया ही है, लेकिन उसके एक्स्ट्रा और भी जो मरुस्थल है उसका भी नाम इसमें दे दिया गया। और ये मैं बता दूं कि ये जो है ये मेरे व्हाट्सएप पे आया था और किन्होंने ये बहुत अच्छा कलेक्शन किया है, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और ये बहुत ही अच्छा कलेक्शन था जो भी एग्ज़ाम में पूछा गया था अब तक का। इसी वजह से मैं इस वीडियो को बनाने पे मजबूर हूँ ताकि आप लोग को भी फ़ायदा मिले। अब रहा बात बिहार दरोगा अभ्यर्थी जो पीटी होने वाला एग्ज़ाम बिहार में, वो क्या करे, वो भी इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी का जो जीके का रहता है, जनरल स्टडीज़ और जनरल अवेयरनेस जिसको बोलते हैं, वो और बिहार दरोगा का दोनों का लगभग सेम रहता है और कुछ क्वेश्चन मैच भी कर जाता है। तो बिहार दरोगा के लिए बहुत ही जल्द एक उनका भी टेस्ट सीरीज मैं शुरू करूंगा, जैसा कि मैंने बीपीएससी का शुरू किया था। और आरआरबी एनटीपीसी का जो भी एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है उसका मैं करवाने जा रहा हूँ, जो जो भी मतलब जो लगेगा कि जिसका शिफ्ट का बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था और जिसका एक्सप्लेनेशन सही से है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो ये 28 दिसंबर का है आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका। यहाँ पे देख लीजिए पहला क्वेश्चन बोला हुआ था कि गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा मंगोलिया। अब आइए सोनेरन मरुस्थल पूछेगा तो संयुक्त राज्य अमेरिका, तकला मकान मरुस्थल पूछेगा तो चीन, और काराकुम मरुस्थल पूछेगा तो तुर्कमेनिस्तान। और देखिए यहाँ पे सिम्पसन, गिब्सन, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ये सारा रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। और उसके बाद फिर थार मरुस्थल जो है वो राजस्थान में है भारत के, और थार मरुस्थल को ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आइए दूसरा नंबर, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच हुआ था, तो ये हो जाएगा आंसर 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच। और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और पानीपत का तृतीय युद्ध तो ये 14 जनवरी 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच ये युद्ध हुआ था। और खानवा का युद्ध जो हुआ था वो 17 मार्च 1527 ईस्वी बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। और कन्नौज जिसे बिलग्राम का भी युद्ध कहते हैं ये 1540 ईस्वी में हुआ था, शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ था। तो ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए तीसरा नंबर, यूआरएल का फुल फॉर्म होगा, तो ये जनरली कंप्यूटर का भी था, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है। और वैट का पूछेगा तो वैल्यू एडेड टैक्स, रडार का पूछेगा तो रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग, और पैन का पूछेगा तो परमानेंट अकाउंट नंबर, और आरटीई का पूछेगा तो राइट टू एजुकेशन, आरटीआई पूछेगा तो राइट टू इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट आइए चौथा नंबर, चौथा पूछा था कि खालसा पंथ की शुरुआत किस सिख गुरु ने की थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें गुरु थे। और गुरुमुखी लिपि का आरंभ पूछेगा तो गुरु अंगद सिखों के द्वितीय गुरु। और सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना किसने की, तो गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे। और पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना किसने की, तो गुरु रामदास जो चौथे गुरु थे। और गुरु रामदास को ही अकबर ने 500 बीघा जमीन दान दी थी। नेक्स्ट आइए पांचवा नंबर, पांचवा बोला कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा गुवाहाटी असम में। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रथम स्थान महाराष्ट्र को मिला था 256 पदक के साथ। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का अगर बात करें तो इसको 2020 का जो हुआ था उसमें भुवनेश्वर में हुआ था और इसके विजेता थे पंजाब यूनिवर्सिटी, कुल 45 पदक इसे मिला था। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के चौथे सत्र का आयोजन कहाँ होगा, तो ये हो जाएगा हरियाणा पंचकुला में। नेक्स्ट आइए छठा नंबर, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जैव
विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। और विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 जून को मनाया जाता है। और 2020 की इसकी थीम थी सेफ ब्लड सेफ लाइफ्स। और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च। और इसका हो जाएगा 2020 की थीम क्या हो जाएगा? तो जल और जलवायु परिवर्तन यानी कि वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूछेगा तो ये 21 जून को मनाया जाता है। और 2020 की जो थीम है वो योगा फॉर हेल्थ योगा एट होम इसका थीम था। नेक्स्ट आइए 7वां नंबर में। 7वां बुरा कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जोजिल्ला दर्रा। और बुर्जिल दर्रा पूछेगा तो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। और बनिहाल दर्रा से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। और सीपी किला दर्रा से हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। और तुज्जू दर्रा रहेगा तो भारत एवं म्यांमार को जोड़ता है। ये सब थोड़ा सा है, इसको याद करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आइए 8वां नंबर। बिम्स्टेक के कौन सा सदस्य देश नहीं है? तो बिम्स्टेक का कौन सा सदस्य देश नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान। और बिम्स्टेक के सदस्य देश है बांग्लादेश, भूटान, थाईलैंड, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार। इस तरह से टोटल 7 सदस्य देश हैं। और सार्क के सदस्य देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव। और सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को। और बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? तो 6 जून 1997 ईस्वी को। नेक्स्ट आइए 9 नंबर। 9 पूछ रहा है किन किन बैंकों का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ है? तो ये देखिए इधर देख रहे हैं बहुत, ये विलय वाला जो पूछ रहा है बैंक में वो वाला बहुत सारा एग्जाम दे रहा है। और आप लोग एक बार जितने भी विलय हुए वो एक बार सारा लिस्ट निकाल के याद कर लीजिएगा। तो इसका बैंक ऑफ बड़ौदा में किसका किसका विलय हुआ है? तो उत्तर है विजया बैंक और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में इसका विलय हुआ है। और वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 है। और इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में, ठीक है, इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में, आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में, और सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में कर दिया गया है। नेक्स्ट आइए 10वां नंबर। लोकसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 552। वर्तमान में लोकसभा के 545 सदस्य हैं जिसमें निर्वाचित 543 और 2 मनोनीत है। नेक्स्ट आइए लोकसभा को निम्न सदन या प्रथम सदन कहा जाता है। एक लोकसभा क्षेत्र की जनसंख्या कम से कम 5 लाख होनी चाहिए। और लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए सीटें आरक्षित होती हैं। और लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे इसका जो क्लियर है, यहाँ पे देखिए लोकसभा में कितनी सीट हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, लोकसभा में अगर पूछेगा तो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए पूछेगा तो 84 सीटें आरक्षित है। और लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए पूछेगा तो यहाँ पे 37 सीटें आरक्षित हैं। चलिए नेक्स्ट आइए। भारत के, हाँ नेक्स्ट आइए। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 शहर के बीच चली थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा दिल्ली से वाराणसी। और भारत की प्रथम प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस है। और प्रथम तेजस एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ चली थी? तो यह दिल्ली से लखनऊ के बीच चली थी। नेक्स्ट आइए। भारत की पहली किसान रेल कहाँ से कहाँ चली थी? तो यह महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच चली थी। और रेलवे बोर्ड के अगर प्रथम सीईओ पूछेगा तो विनोद कुमार यादव। और भारत की दूसरी किसान रेल कब कहाँ से कहाँ चली थी? तो ये अनंतपुर आंध्र प्रदेश से नई दिल्ली के बीच चलाई गई। नेक्स्ट आइए। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा आत्मारंग पांडुरंग एवं एमजी रनाडे। और ये केशव चंद्र सेन के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। वहीं पूछेगा तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक, तो इसके संस्थापक हो जाएंगे देवेंद्र नाथ टैगोर। हिंदू महासभा 1951 के संस्थापक तो मदन मोहन मालवीय। देव समाज के संस्थापक 1887 शिव नारायण अग्निहोत्री। और आर्य समाज के संस्थापक पूछेगा 1875 तो स्वामी दयानंद सरस्वती। आत्मीय सभा 1815 ईस्वी के संस्थापक तो राजा राम मोहन राय। अब आइए 13 नंबर। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रेशम कीट पालन से।
और पीसी कल्चर पूछेगा तो मछली पालन का अध्ययन से, एपी कल्चर पूछेगा तो मधुमक्खी पालन से, वर्मी कल्चर पूछेगा तो केचुए से, और सोरोलॉजी पूछेगा तो छिपकलियों से, मतलब छिपकलियों के अध्ययन से। 14 नंबर में आइए, कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन, आंसर हो जाएगा तमिलनाडु कन्याकुमारी में। और काकरापारा परमाणु विद्युत गृह पूछेगा तो सूरत गुजरात में हो जाएगा। और कैगा परमाणु विद्युत गृह पूछेगा तो ये कर्नाटक। और तारापुर परमाणु विद्युत गृह पूछेगा तो महाराष्ट्र। और नरोरा परमाणु विद्युत गृह पूछेगा तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। नेक्स्ट है ये 15 नंबर। 15 बोला राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो इसके कलहन हो जाएंगे, ठीक है। और मुद्रा राक्षस का पूछेगा तो विशाखा दत्त। और मालती माधव और उत्तर रामचरित के लेखक पूछेंगे तो भवभूति, सब याद रखिएगा। और डिवाइन लाइफ के शिवानंद है। अष्टधाई के पाणिनि है। और बुद्ध चरितम के अश्वघोष है। ये सब इंपॉर्टेंट है, पूछा जा रहा है और पूछा जाता रहेगा। नेक्स्ट है ये 16 नंबर। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 55वां जो था वो 2019 में अकिथम अच्युतन नंबूदरी, जो कि मलयालम कवि हैं, इन्हें प्रदान किया गया था, जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। 2018 में 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताभ घोष को दिया गया था अंग्रेजी में उपन्यास द सर्किल ऑफ रीजन के लिए। नेक्स्ट है ये 2019 में 29वां सरस्वती सम्मान विजेता वासुदेव मोही को दिया गया था। सिंधी भाषा के साहित्यकार हैं और इनकी जो कृति है चेक बुक लघु कथा संग्रह है, इनके लिए 2019 में 29वां सरस्वती सम्मान विजेता वासुदेव मोही को दिया गया था। नेक्स्ट है ये जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 एस हरेश को दिया गया है। और 2019 में 29वां व्यास सम्मान प्राप्तकर्ता जो है वो थे नासिरा शर्मा, और उनका उपन्यास था कागज के नाव के लिए इन्हें दिया गया था। नेक्स्ट है ये 17 नंबर। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। और इनका कार्यकाल जो था 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 के बीच था। नीलम संजीव रेड्डी वैसे निर्विरोध राष्ट्रपति हैं जिन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। और भारत रत्न प्रदत्त राष्ट्रपति कौन कौन है? तो एस राधाकृष्णन 1954 में, राजेंद्र प्रसाद को 1962 में, जाकिर हुसैन को 1963 में, और एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी थे, जो कि 40 की उम्र में बने थे। नेक्स्ट है ये 18 नंबर। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शिमला में। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिची तमिलनाडु में, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस में है ये अंतर्राष्ट्रीय का। और कौन सा रोग विषाणु जनित है? तो विषाणु मतलब वायरस, तो उसमें हो जाएगा इंसेफ्लाइटिस। और विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, यानी कि वायरस से? रेबीज, दाँत, चेचक, ट्रैकोमा आँख का है, खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस, एड्स, इबोला, चिकनगुनिया, डेंगू, रूबेला और गलसुआ, ये सब बीमारी जो है वायरस से होते हैं। और जीवाणु से पूछेगा तो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से, तो टिटनेस, सिफिलिस, हैजा, डिप्थेरिया, काली खांसी, प्लेग, निमोनिया, कॉलरा, गोनेरिया, क्षय रोग मतलब टीबी, टाइफाइड, कोढ़ आदि इत्यादि। और प्रोटोजोआ जनित रोग पूछेगा तो मलेरिया, पेचिस, पायरिया, कालाजार, निद्रा रोग आदि। और कृमि जन्य रोग पूछेगा तो फाइलेरिया और टिनियसिस और एस्केरियसिस। नेक्स्ट आइए 20 नंबर। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सीपीयू को प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। सीपीयू की गति को मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में मापा जाता है, या कहीं कहीं गीगाहर्ट्ज भी बोलेगा, ठीक है, गीगाहर्ट्ज में भी मेजर किया जाता है। असेंबलर का कार्य होता है असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में, कंपाइलर का कार्य होता है उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में, और इंटरप्रेटर का काम होता है उच्च स्तरीय भाषा को निम्न में बदलने का। नेक्स्ट है ये 21 नंबर। ध्वनि किससे होकर नहीं गुजर सकती है? तो निर्वात में ये ध्वनि नहीं गुजर सकती है, इसीलिए जहाँ निर्वात होता है तो देखते हैं आवाज़ वहाँ पे सुनाई नहीं देता है। नेक्स्ट आइए, ध्वनि की चाल ठोस में सबसे ज़्यादा, फिर द्रव में, उसके बाद फिर गैस में होती है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरती है तो चाल एवं तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति इसका नहीं बदलती है।
वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड, जल में ध्वनि की चाल आपका पूछेगा तो 1483 मीटर पर सेकंड, और गैसों में ध्वनि की संरचना अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में संभव है। और ध्वनि संचरण के लिए माध्यम का होना आवश्यक होता है। ध्वनि का तारतम्य उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है, यानी कि तारतम्य को इंग्लिश में पिच बोलते हैं और आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी। और ध्वनि की प्रबलता यानी कि एम्पलीट्यूड जो होता है, प्रबलता यानी कि तीव्रता जो है वो आयाम पर निर्भर करता है। ठीक है, आयाम यानी कि इसका आयाम का मतलब होता है एम्पलीट्यूड। ठीक है, प्रबलता पूछेगा तो आयाम मारिएगा एम्पलीट्यूड, और तारतम्य पूछेगा तो आवृत्ति मारिएगा। नेक्स्ट है ये 22 नंबर पे, मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM के तहत मंगलयान को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में मंगल की कक्षा में कब स्थापित किया गया था? तो देखिए ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट पूछ दे रहा। उत्तर है 24 सितंबर 2014। ठीक है, नेक्स्ट है चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा से PSLV C11 से प्रक्षेपित किया गया था। भारत के पहले मौसम उपग्रह मैटसेट की या कल्पना 1 को 12 सितंबर 2002 को PSLV 4 से हरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया। और भास्कर 1 का प्रक्षेपण 1989 में किया गया था। नेक्स्ट है ये 23 नंबर में, दक्षिण अफ्रीका के स्थलरूप देश हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा बोलिविया और पराग्वे। यही दो देश इसका जो है स्थलरूप देश हैं। उत्तरी अमेरिका में पूछेगा तो उत्तरी अमेरिका में कोई स्थलरूप देश नहीं है। जॉर्जिया तथा तुर्की ऐसे देश हैं जिनका विस्तार एशिया से लेकर यूरोप महाद्वीप तक है। और कजाकिस्तान एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा स्थलरूप देश है। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा, कजाकिस्तान एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा स्थलरूप देश है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। 24 नंबर आइए, बोल रहा है पूर्वोत्तर भारत का कौन सा राज्य पूर्वोत्तर का भाग्य नहीं है? तो पूर्वोत्तर राज्य का कौन सा इसमें शामिल नहीं होता है? जैसे पूर्वोत्तर राज्य हम बोलते हैं ना, तो उसमें कौन सा जो राज्य है वो शामिल नहीं होता है? तो ऑप्शन के हिसाब से सिक्किम होता। और ऐसे याद कर लीजिए कि पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं, अगर हम पूर्वोत्तर भारत बोले तो उसमें कौन कौन से राज्य शामिल होते हैं? तो याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय और असम। इन्हें संयुक्त रूप से पूर्वोत्तर भारत बोला जाता है, या पूर्वोत्तर राज्य बोला जाता है। नेक्स्ट आइए, त्रिपुरा राज्य के तीनों तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। ठीक है, तो ये भी कभी कभी पूछता है। पिनाक क्या है? तो उत्तर है DRDO द्वारा विकसित बहुखंडीय रॉकेट लॉन्चर। DRDO ने सितंबर 2020 में हीट वाहन का सफल उड़ान परीक्षण किया था। और DRDO द्वारा विकसित रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल है। देखिए यही क्वेश्चन आपका BPSC में 27 दिसंबर को पूछा हुआ था। DRDO ने P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया है। नेक्स्ट है ये 26 नंबर, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है? तो ये केरल में है। हरि मंदिर जो सिख धर्म का मंदिर है वो पटना में है। कांचीपुरम का मंदिर चेन्नई में, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल, सेंट जॉर्ज किला चेन्नई में है। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। 27 नंबर आइए, कौन सा स्थल दिल्ली में नहीं है? तो बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सीकरी, ये जो है आगरा में है। दिल्ली में स्थित क्या क्या है? तो लाल किला है, इंडिया गेट है, कुतुब मीनार, राष्ट्रपति भवन, हुमायूं का मकबरा, सफदरजंग का मकबरा और जंतर मंतर है। लाल बाग आपका पूछेगा तो लाल बाग बेंगलुरु में है। और प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम पूछेगा तो मुंबई में, उम्मेद भवन पूछेगा तो जोधपुर में, और विजय स्तंभ पूछेगा तो चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। नेक्स्ट है ये 28 नंबर। 28 बोला सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा बेटियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए शुरुआत हुई है, और इसकी शुरुआत 4 फरवरी 2015 से हुई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 से हुई है। इसका उद्देश्य छोटे कारोबारियों को ऋण प्रदान करना है। नेक्स्ट आइए 29 नंबर, पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर द्रव्यमान क्या होगा? तो द्रव्यमान हम सभी जानते हैं कि यूनिवर्स में कहीं भी चले जाएं कांस्टेंट रहता है, केवल उसका भार बदलता है। तो इसका वो द्रव्यमान पूछा तो इसका 60 kg हो जाएगा, और द्रव्यमान नहीं भार बदलता है। 1 kg का भार पृथ्वी पे अगर पूछेगा तो 9.8 न्यूटन होता है, यानी कि W=mg, वहीं से इसका फॉर्मूला आया है। और चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी पर उसके भार के 1/6 गुना हो जाता है। और सूर्य के लिए प्लायन वेग पूछेगा तो 42 किलोमीटर पर सेकेंड, चंद्रमा के लिए प्लायन वेग पूछेगा तो 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड, और पृथ्वी के लिए प्लायन वेग पूछेगा तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। प्लायन वेग मतलब एस्केप वेलोसिटी।
30 नंबर में आइए, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन 1905 में। रॉलेट एक्ट पारित 19 मार्च 1919 को। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को। नौसेना विद्रोह हो जाएगा तो 19 फरवरी 1946 को। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1986 हो जाएगा, और यह भारत संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत लागू हुआ है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 20 जुलाई 2020 से लागू और संशोधन हुआ था। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 से लागू। वन संरक्षण अधिनियम 1980 से लागू। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं कौन कौन है? तो टी.एस. त्रिमूर्ति स्थायी प्रतिनिधि हैं भारत के, और भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का सदस्य बना है। और भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। और भारत की जलीय समुद्री सीमा से लगे कितने देश हैं? तो 7 देश हैं। भारत के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर है। भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग कितनी है लंबाई? तो 6100 किलोमीटर है। उसी तरह भारत के 9 राज्य जो हैं तट रेखा से लगे होते हैं। पदार्थ की मात्रा को किस में मापा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोल में। ठीक है, मोल हो जाएगा इसका आंसर, MOLE, ग्राम मोल नहीं, मोल में। और बल की CGS पत्ती में मात्रक तो डाइन होता है। द्रव्यमान का SI मात्रक kg होता है, यानी कि किलोग्राम। पदार्थ का परिमाण का पदार्थ की परिमाण, क्वांटिटी ऑफ मैटर अगर बोलता है, पदार्थ की मात्रा क्वांटिटी ऑफ मैटर तो मोल में हो जाएगा। ठीक है, और पदार्थ का परिमाण जो पूछ रहा है वही मोल हो जाता है। नेक्स्ट आइए 34, वर्ल्ड कप 2019 में कितने टीम थी? तो इसका उत्तर था 10। और आयोजन कहाँ हुआ था? 2019 में इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था। विजेता था इंग्लैंड और उप विजेता था न्यूजीलैंड। और इनाम की राशि इसमें थी विजेता को 28 करोड़, जिसमें मैन ऑफ द मैच बेन स्टोक्स को मिला था। प्लेयर ऑफ द सीरीज डैन विलियम्स को मिला था। गोल्डन बैट विजेता रोहित शर्मा मिला था। और गोल्डन बॉल विजेता मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया को मिला था। और भारत में रामसर साइट कितनी है? तो रामसर साइट 41 पहले थी, लेकिन अब 41 + 2 हो गया, एक लद्दाख 41 + 1 है, यानी कि अब 42 हो गया। एक लद्दाख में हाल ही में मिला है, तो इस तरह से यहाँ पे 42 हो गया। ठीक है, और 2020 में रामसर साइट में 10 क्षेत्र को शामिल किया गया है। नेक्स्ट आइए 36 नंबर, महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो देशबंधु चित्तरंजन दास थे। गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महादेव गोविंद रानडे थे। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? तो हिटलर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सुभाष चंद्र बोस को नेताजी हिटलर ने कहा था। तो इस तरह से करके हमारा 36 क्वेश्चन इसमें करवाए हैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ये 36 से ना होकर के 100 क्वेश्चन करीब हो गए होंगे, और उम्मीद करते हैं कि ये आपको बढ़िया लगा होगा। और ये जो भी बनाए होंगे इनका भी बहुत शुक्रिया करते हैं कि इस तरह से उन्होंने नोट्स करके अपनी भी तैयारी कर रहे हैं और हमें भी उपलब्ध करवाएं। इनके लिए उनका भी धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को इसका क्वेश्चन का लाभ मिल सके और क्या एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है वो भी उन्हें पता चल सके, और बिहार दरोगा के अभ्यर्थी भी इससे लाभान्वित जरूर होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।